कामयाब लोग मंजिल पाते ही जिंदगी में सुकून भर लेते हैं और नाकामयाब लोग मंजिल पाने से पहले ही अपने इरादे बदल लेते हैं। लेकिन कामयाबी का इंद्रधनुष बनाने वाले अपने इरादों को फौलादी बनाए रखते हैं। ये एक मंजिल पाने के बाद अपने इरादों में नई मंजिल गढ़ लेते हैं। इन फौलादी इरादों का ही कमाल होता है कि ऐसे लोग किसी एक किरदार में कैद नहीं होते, बल्कि उनकी उम्र बढ़ती रहती है, किरदार बदलते रहते हैं और कामयाबियां इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाती हैं। रविंद्र कुमार महज एक शख्स नहीं है, एक प्रोफेशन में खुद को रचकर एक ही किरदार में जीवन के रंग को रंगने वाली पहचान मात्र नहीं है। वो केवल पहाड़ों की विराटता पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही की पहचान नहीं है। ये शख्स अपनी जिंदगी के तजुर्बे को दूसरों से साझा करने वाले महज एक लेखक मात्र नहीं है और सत्ता व प्रशासन के परचम पर विराज कर आम लोगों के हित को सही दिशा देने वाले महज एक प्रशासक भी नहीं है, बल्कि ये सारे किरदार उनके जीवन के सतरंगी सफर के कुछ बेहतरीन पड़ाव मात्र हैं। इन सब उपलब्धियों के बाद भी उनका सफर अनवरत जारी है, जिसमें आगे कई और किरदार आना बाकी है। रविंद्र कुमार का जन्म बिहार में अविरल बहती गंगा के उसी मैदान में बसे एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां कभी राष्ट्र बनने के सिलसिले में भारत ने अपनी पहली राजधानी बसाई थी। जन्म के बाद से रविंद्र के मन में उठती गंगा की लहरों ने समंदर की लहरों से खेलने की बेचैनी दी और फिर बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बेहद गहरे समंदर के सफर पर निकल पड़ने का अपना लक्ष्य ठान लिया। समंदर से भी गहरी सोच ने उन्हें सपनों की एक नई अंगड़ाई बख्शी, जिसके बाद ये चल पड़े दुनिया की उस सबसे ऊंची चोटी को छूने और महसूस करने, जिसके किस्से पुराणों और इतिहास में बिखरे पड़े हैं। सपने देखने, संजोने और उन सपनों को साकार करने के लिए जिस जुनून और अनुशासन की जरूरत होती है, रविंद्र कुमार ने उसे अपने जीवन में ही अपने माता पिता और गुरुजनों की शिक्षा से साध लिया था। मैं एक किसान, साधारण किसान था, लेकिन मेरा पुत्र रविंद्र कुमार एक अच्छे IAS के रूप में भारत के आगे प्रस्तुत हुए हैं। जब ये प्राइमरी स्टेज में बोलना प्रारंभ किया तो एक शब्द उस समय लेकर के निकलता था। रविंद्र कुमार का व्यक्तित्व अगर दो पंक्तियों में चित्रित करना हो तो यही कहूँगा कि नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पग में जब छाले हैं। उसी जुनून, कड़ी मेहनत और अनुशासन के बूते इन्होंने IIT की मुश्किल परीक्षा पास की, लेकिन मजबूरीवश IIT में दाखिला ना लेकर इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। ये रविंद्र कुमार के बुलंद हौसले ही थे कि जो उनकी मजबूरी बेहिसाब तमन्ना की करवट लेने लगी। अब बारी प्रशासनिक सेवा को आजमाने की थी, लिहाजा सिविल सर्विसेज एग्जाम में भाग लिया और कामयाब परीक्षार्थियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया। रविंद्र कुमार का पालन पोषण बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार का पेशा खेती-बाड़ी थी। गांव छोटा था, मगर रविंद्र कुमार के सपने बड़े थे। इस गांव की गलियां पतली और संकरी थीं, मगर रविंद्र कुमार की आकांक्षा के रास्ते चौड़े और व्यापक थे।
पढ़ाई की शुरुआत गांव के ही हिंदी माध्यम स्कूल से हुई। बाद में बेगूसराय के जवाहर नवोदय विद्यालय चले गए। मेधावी छात्र तो वो बचपन से ही थे, मगर यहां उन्हें अपने सपने को नई उड़ान देने के लिहाज से एक जरूरी माहौल और शिक्षा मिली। यहीं से उन्होंने 10वीं कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए अब जरूरी था कि बेगूसराय से निकला जाए, लिहाजा उन्होंने रांची के जवाहर विद्या मंदिर का रुख किया। यहां से इन्होंने शानदार अंकों के साथ 12वीं की कक्षा पास कर ली और इसके तुरंत ही बाद वो अपनी पहली ही कोशिश में IIT जैसी मुश्किल परीक्षा की दीवार भी पार कर गए। लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने IIT में एडमिशन नहीं लेकर दूसरा रास्ता चुना। उनके नाजुक कंधों पर सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारने की जिम्मेदारी थी। इसके लिए उन्होंने TH चाणक्य मुंबई का रास्ता चुना और अपने बढ़ते कदम की दिशा को मर्चेंट नेवी की ओर मोड़ दिया। यहां का प्रशिक्षण पूरा हुआ। पहला मौका यूरोप की एक मशहूर शिपिंग कंपनी में मिला। अपने काम और लगन के दम पर इस कंपनी में इनकी एक अलग पहचान बन गई। इनकी अच्छी खासी तनख्वाह ने परिवार की आर्थिक बुनियाद को मजबूत कर दिया। Ravindra was my batchmate and roommate in Chanakya. What amazing guy he is. कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही मुझे एक वाकया याद आता है जब उसने हमसे कहा कि वो हमेशा टॉप नहीं बनाना चाहता। मुझे याद है उस बात को बहुत सीरियसली लिया, बट जब फाइनल रिजल्ट आया, guess what? He was in a top 3. एकेडमिक्स में तो वो अच्छा था ही, बट आप स्पोर्ट्स की बात करें, वहाँ भी चाहे वो कराटे हो, चाहे वो स्विमिंग हो, एथलीट मीट हो, या इवन स्पीच कंपटीशन, he was always among top. I know Ravindra Kumar from his early days in the college when selected him during the campus placement in TS Chanakya at Navi Mumbai. He worked on one of the most technologically advanced chemical tanker and oil tanker of the European companies. He was very sincere, very hard work, very methodical all along. मगर रविंद्र का सपना आर्थिक कामयाबी मात्र नहीं था। उनका जुनून तो उस सेवा की तलाश में था जहां देश, समाज और आम लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की संतुष्टि मिले। उन्होंने मर्चेंट नेवी की जमी जमाई नौकरी छोड़ दी और अब IAS बनने के इरादे से राजधानी दिल्ली का रुख किया। मेहनत, अनुशासन और जुनून यहां भी रंग लाया और रविंद्र कुमार 2011 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में कामयाब लोगों में शुमार हो गए। अब वो देश के सबसे बड़ी श्रेणी के अफसर IAS बन गए। लबासना एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा कि रविंद्र एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, स्किट, कल्चरल परफॉर्मेंस के अलावा भारत दर्शन के दौरान समुद्र से लगाव जैसे डीप वाटर में अकेले चले जाना। उन्हें पहली पोस्टिंग भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में मिली। पहाड़ से घिरे इस खूबसूरत सूबे में काम करते हुए पहाड़ ने आवाज दी और रविंद्र कुमार उस आवाज को सांस देने के लिए एवरेस्ट की तरफ चल पड़े। हिमालय की विराटता और रविंद्र कुमार का हिमालय सा संकल्प, दोनों जुगलबंदी से उनके नाम एवरेस्ट पर पहुंचने का एक और कीर्तिमान लिखा गया। तारीख थी 19 मई 2013। रविंद्र कुमार इसी दिन ऐसे पहले IAS अफसर बने थे जिसने दुनिया के इस सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे थे। रविंद्र हमेशा से एक बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति रहा और सबसे बड़ी बात है कि जो एवरेस्ट का एक्सपीडिशन रविंद्र का रहा वो एक सामान्य व्यक्ति का एक्सपीडिशन नहीं था। ये सर्विस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि एक व्यक्ति ने सर्विस में रहते हुए एक्सपीडिशन को किया। उसके बाद बहुत सारे लोग करेंगे एक्सपीडिशन, लेकिन पहली बार जब आप कोई आइस ब्रेक करते हैं
ये बड़ा ही अलग तरीके का मोमेंट होता है, और ख़ास तौर पे जब आप स्ट्रगल के अंदर करते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ, इतने स्ट्रगल के बीच में किया, क्या क्या बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को पीछे छोड़कर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार गया। एक बार जब उसको अधूरी छोड़नी पड़ी, दूसरी बार फिर उसने अधिकारियों को प्रेरित करके उनके साथ गया, और उसके बाद से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। मगर एवरेस्ट के शीर्ष को छूने की ये कामयाबी इतनी आसान नहीं थी। एवरेस्ट की वास्तविक चढ़ाई से पहले भी उन्हें कई चुनौतियां, कई एवरेस्ट चढ़ने पड़े। वास्तविक चढ़ाई के सफर में तो हर तरफ मौत का साया था, परंतु रविंद्र जिस बुलंद इरादे और अटल निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे थे कि मौत भी उनका रास्ता नहीं रोक पाई। उनका सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मली जो ऐसे यूपीएससी जो बड़े बड़े मतलब नेशनल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं टॉप ग्रेड के, उनका अपना वर्क प्रेशर और उनका पढ़ाई वगैरह ये सब लेके इतना बिजी रहते हैं, इतना स्केड्यूल बिजी होता है, तो उनमें से अपने आप को तैयार करना, वो भी खास करके माउंटेनियरिंग कोर्स जैसा एक एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें आपका फिजिकल एंड मेंटल दोनों स्टेबल, दोनों स्टैंडर्ड एकदम बराबर होना चाहिए। तो उसमें से भी उन्होंने, रविंदर जी ने, वो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए अपने आप को यहाँ पे कोर्स करने के लिए। इनका एक बार लक्ष्य पूरा करने के बाद भी मन कहां भरने वाला था। वादियों के प्यार ने उन्हें एक बार और आवाज दी और वो अपने दूसरे एवरेस्ट अभियान पर निकल पड़े। उनका ये अभियान 2015 में शुरू हुआ। इस अभियान से पहले रविंद्र की ख्याति देश के अभिमान यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी थी। तभी तो इस अभियान की शुरुआत को देश के पीएम ने 27 मार्च 2015 को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया था। इस अभियान के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज के 5 ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई थी, जिसे स्वच्छ भारत अभियान के संदेश के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह करना था। मकसद था पूरी दुनिया में भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान का संदेश पहुंचाना और देश के लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करना। इतने बड़े संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए सवाल जब टीम लीडर का आया तो स्वाभाविक ही था कि इसका जवाब रविंद्र कुमार ही हो सकते थे, क्योंकि हिमालय की चोटी को रविंद्र कुमार पहले ही फतह कर चुके थे। मगर इस अभियान के दौरान एक समय ऐसा आया जब रविंद्र कुमार की टीम को खुद एक हिमस्खलन फंसे हुए पाया गया। इस खतरे की घड़ी में रविंद्र ने उस संकट से खुद को ही नहीं उबारा, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर कई और लोगों की जानें भी बचाई, जिसके बाद इस बेमिसाल साहस को नेपाल के हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन ने अपना सलाम पेश किया। 2015 में हम दोबारा एवरेस्ट बेस कैंप में मिले, जब मैं इंडियन आर्मी टीम को लीड कर रहा था और रविंद्र सिविल सर्विसेज की जो टीम थी उनको लीड कर रहे थे। 5-6 दिन तकरीबन हमारी भी वहाँ मुलाकात होती रही। उसके बाद अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे अवलांचेस आए। वहाँ पे हमने, इंडियन आर्मी टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वहाँ पे, जो तो अब तकरीबन हम 15 दिनों के बाद हम लोग नीचे आए। 2050 में वो हमारा सिविल सर्विस का वो रविंद्र सर लीडर था, जब प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग अप किया था। उस समय काफ़ी बड़ा ट्रेजेडी हुआ था एवरेस्ट बेस कैंप में। ये अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे करीब 18-20 कैजुअलिटी हुआ। तो कैजुअलिटी होने के कारण हमने बोला सभी हमारा टीम मेंबर को अब सेफर एक जगह में जाना है, तो हम इमीडिएटली उसी दिन हमने बाकी को भेजा। लेकिन रविंद्र सर बोला नहीं, हमको ठहरना है। बाद में ठहर कर सर ने मेरा साथ करीब 3-4 घंटे हमने काफ़ी रेस्क्यू इवैक्यूएट किया। वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर लोग को, जो इंजोर लोग को, उसको रेस्क्यू करने के बाद जब नॉर्मल सिचुएशन, तब फिर हमने बेस कैंप छोड़ा। रविंद्र कुमार को माउंट एवरेस्ट का तीसरा बुलावा 2019 में आया, लेकिन इस बार अलग रास्ते से, एक अलग सोच के साथ, एक अलग अभियान के साथ। इस बार देशवासियों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने के मकसद से रविंद्र कुमार ने फिर माउंट एवरेस्ट फतह करने की ठानी थी। अभियान का नाम था स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत एवरेस्ट अभियान, जिसके तहत रविंद्र गंगा जल लेकर चीन के रास्ते से 23 मई 2019 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर पुनः पहुंचे। वहां गंगा जल अर्पित किया
और लोगों को गंगा नदी के संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश दिया। मैं यहाँ सेफ वाटर के लिए आया हूँ और भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि जल बचाओ, सेफ वाटर, ताकि अगले जनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। मेरी माननीय मंत्री भी गंगा संरक्षण इसी उद्देश्य से करती हैं कि भारत के 50 करोड़ लोगों को जिसको गंगा का पानी मिलता है, उसके संतान को भविष्य में पीने लायक पानी मिल सके। इस अभियान की एक शानदार पृष्ठभूमि भी थी। गौरतलब है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस महत्वाकांक्षी योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये तमाम अफसर हिमालय पर खड़े थे, उसी दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोबारा ताजपोशी की मुहर लगी थी। इस तरह दो लिहाज से 23 मई 2019 का दिन ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में जल संरक्षण और गंगा की सफाई का संकल्प लिया था। मैं ये निवेदन करूंगा कि पानी को बचाने के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। हम उतना ही पानी जमीन से या दूसरे स्रोतों से लें जितना जरूरी है। ये जागरूकता लाना अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों का बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का ये संकल्प रविंद्र कुमार के प्रशासनिक मर्म को छू गया और उसे हकीकत में बदलने के लिए इस अफसर ने किसी तपस्वी की तरह अपना तन मन सब कुछ एक कर दिया। इरादे नेक थे तो सपने हकीकत बन गए। उनकी अचीवमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद वो दोबारा एवरेस्ट पे समिट किया उन्होंने, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और शायद संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से, साउथ साइड यानी कि नेपाल और नॉर्थ साइड यानी कि चाइना, जिन्होंने दोनों तरफ से समिट किया हो, दोनों तरफ से एवरेस्ट को क्लाइंब किया हो। बहुत रेयर अचीवमेंट है, इंडिया के अंदर भी बहुत कम है जिन्होंने ऐसा किया है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि बहुत रेयर अचीवमेंट है रविंद्र कुमार की, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। रविंद्र कुमार के बुलंद इरादों से बनते रास्ते के सफर की झलक उनके प्रशासनिक सफर में भी झलकती है। 2012 में उनकी पहली पोस्टिंग सिक्किम की राजधानी गंगटोक में बतौर सहायक कलेक्टर हुई थी। आईजी रैंक में हूँ। यहाँ पर जब मैं एसपी हुआ करता था गंगटोक में, उस समय रविंद्र जी एक यंग प्रोफेशनल के रूप में अंडर ट्रेनिंग के दौरान आए और उन्होंने उस समय एवरेस्ट समिट के लिए प्रयास शुरू किया, इच्छा व्यक्त की और परिश्रम शुरू किए। और काफ़ी दृढ़ निश्चयी, लगनशील, परिश्रमी व्यक्ति थे और बहुत ही कर्मठता के साथ, लगन के साथ उन्होंने प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर 8-9 बजे के बीच में 5 घंटे 6 घंटे का अपना ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट किया। बाद के दिनों में ये सफर सिक्किम के दूसरे जिलों में बतौर एसडीएम और एडीएम चलता रहा। 2016 में उनका काडर बदलकर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उनका ये प्रशासनिक सफर सीतापुर जिले के सीडीओ यानी कि मुख्य विकास अधिकारी से शुरू हुआ, फिर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी हुए। लेकिन साल 2017 में रविंद्र नई दिल्ली बुला लिए गए। उन्होंने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में जून 2019 तक अपनी शानदार सेवाएं दी, जिसके बाद एक बार फिर उनकी याद उत्तर प्रदेश प्रशासन को आई और यहां वो कुछ दिनों तक राज्य पोषण मिशन के डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। फिर बुलंदशहर के डीएम बना दिए गए। इसी दरमियान कोविड ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और जिंदगियां बेहाल होती गईं। लोग एक दूसरे से बचने लगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग ने लोगों को तन्हा कर दिया। ऐसे में रविंद्र कुमार एक बेहतरीन प्रशासनिक कौशल और शानदार मानवीय संवेदना के साथ लोगों के बीच आए। बिलखते और लरचते लोगों के ढहते साहस को अपनी मौजूदगी से थामा, लोगों में कोविड से लड़ने का मादा जगाया।
जीने की तमन्ना बख्शी और सब कुछ दुरुस्त हो जाने का ढाढ़स दिया। कोविड की त्रासदी अपने पीछे तबाही छोड़ गई और वहीं रविंद्र कुमार बुलंदशहर में उस तबाही से लड़ने की कामयाब कहानियां छोड़ गए। 5 मई 2021 को स्वयं को मैं कोविड से संक्रमित पाया। मेरे ऑक्सीजन का स्तर 60 जा चुका था। मुझे तत्काल आईसीयू बेड की आवश्यकता थी। जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार सर द्वारा आईसीयू बेड की सुविधा प्राप्त हुई। उस संक्रमण की भीषण अवस्था में आमतौर पे जब सगे संबंधी भी बचते थे, श्री रविंद्र कुमार सर द्वारा हॉस्पिटल का दौरा किया जाना निश्चित रूप से उनके श्रेष्ठ नेतृत्व का परिचायक है। रविंद्र कुमार सर जब आईसीयू में मुझे देखने को आए, उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने 60 ऑक्सीजन लेवल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर एवरेस्ट की चढ़ाई की है। जिलाधिकारी महोदय के इतना कहने के पश्चात मेरा आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा हुआ। 2021 के मई महीने में मुझे कोरोना संक्रमण हो गया था। जांच में मेरा ऑक्सीजन लेवल 65% आ गया था और फेफड़े बुरी तरह से संक्रमित थे। जिला प्रशासन के सहयोग से मुझे तुरंत ही अस्पताल बुलंदशहर में भर्ती कराया गया। इसी दौरान जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी का आगमन हुआ और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और मुझे शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना दी, जहां उपचार से मैं धीरे धीरे कोरोना संक्रमण से उबरने लगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ और रविंद्र कुमार बुलंदशहर से झांसी भेज दिए गए। लक्ष्मीबाई की इस धरती पर रविंद्र बतौर जिलाधिकारी आज भी लोगों की स्वतंत्रता, बराबरी और बंधुता के लिए दिन रात काम करते हुए तरक्की की इबारत लिख रहे हैं। इतनी उपलब्धियों के बाद रविंद्र कुमार का मन एक नए क्षेत्र को तलाश रहा था। कहा जाता है कि तजुर्बा अक्सर लेखन का रास्ता बनता है। वैसे ही रविंद्र कुमार ने भी अपने तजुर्बे को अपनी लिखी 7 किताबों में दर्ज किया। उनकी माउंट एवरेस्ट की कहानी जिन 2 किताबों में दर्ज है, उनमें से एक है मैनी एवरेस्ट, एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। हिंदी के पाठकों के लिए यही किताब एवरेस्ट सपनों की उड़ान सिफर से शिखर तक नाम से उपलब्ध है। इस किताब में जहां एक तरफ गजब का मोटिवेशन है, तो दूसरी तरफ हिमालय की घाटियों और चोटियों के बारे में कुछ ऐसे दुर्लभ विवरण उपलब्ध हैं जिसे जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। I congratulate Ravindra Kumar for having got there. The title is very, very apt, Many Everests, because he not just climbed the Mount Everest, he climbed many Everests in his life. And I congratulate him once again, and I am sure that with this kind of spirit of adventure and this kind of motivation, he will be very successful in the service, and he will do a lot to serve the poor people of the country and serve the country. I am very sure that not only in his village, but in 100-kilometer radius of his village, he must be a great story which everybody must be talking about. Thank you very much. इसके अलावा लगभग 1 दशक के हिमालय के सफर के दौरान किए गए दुर्लभ फोटो को भी इन्होंने खूबसूरती से संकलित किया। इन्हीं फोटो से बनी उनकी दूसरी किताब यानी कि कॉफी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी है। ये किताब फोटो एवं संक्षिप्त विवरण के जरिए सुंदर और गहरे हिमालय के शानदार सफर को हम सभी को करवाती है। खुशी की बात है कि श्री रविंद्र कुमार ने एवरेस्ट चढ़ा, और जैसा भी बताया गया है किताब में लिखा है, उन्होंने कई एवरेस्ट चढ़े। रविंद्र कुमार का कार्यक्षेत्र जितना व्यापक है, उन्हें नवाजे गए अवार्ड्स की उतनी ही बड़ी श्रृंखला है। उनके हिस्से में आए अवार्ड्स हैं सिक्किम खेल रत्न अवार्ड, बिहार विशेष खेल सम्मान, कश्ती रत्न अवार्ड, सेलर टुडे सी शोर अवार्ड, समुद्र मंथन अवार्ड, अटल मिथिला सम्मान, नेशनल गौरव अवार्ड, जल प्रहरी सम्मान, अमृतलाल नागर पुरस्कार। इसके बारे में मैं जितना भी कहूँगा वो कम ही होगा, क्योंकि इस लड़के की जर्नी लाइफ में जहाँ से ये हम्बल बैकग्राउंड से ये शुरुआत की है इसने अपने लाइफ की, और जिस ऊंचाई तक पहुँचा है
उस ऊंचाई तक पहुंचना किसी के लिए आसान काम नहीं है। जिस तरह की उनकी उपलब्धियां हैं वो चुस्त बदन और दुरुस्त दिमाग के बूते ही हासिल की जा सकती हैं। रविंद्र कुमार को कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है और वो एक शानदार तैराक हैं और हाफ मैराथन धावक भी हैं। रविंद्र कुमार निराश लोगों के भीतर उम्मीदों का संसार भरते हैं। यही वजह है कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए देश के कई बड़े बड़े संस्थानों ने उन्हें मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए हमेशा याद किया है। एक रविंद्र कुमार, कई किरदार, एक जिंदगी, कई उपलब्धियां, एक इंसान, कई मकाम। सफर अभी जारी है, मंजिलें अभी बाकी है। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां।